दिस इज़ भावना चतुर्वेदी फ्रॉम टीम कानून सीखो। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। इसका पहला लेक्चर जो था वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। वहाँ पे हमने इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जाना एंड व्हाई डू वी नीडेड अ कोडिफाइड लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट, और सोशल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, इंटेंशन का क्या रोल है, एंड द सोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ इन्फोर्सिएबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स पे हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया और आज उस डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हम 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन वुड बी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द नेक्स्ट वन वुड बी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी देते हैं। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। इट मे बी वॉइड और वॉइडेबल एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ पार्टीज़, कि मिनिमम कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो एटलीस्ट 2 लोग चाहिए, 2 पार्टीज़ चाहिए, एक ऑफरर और एक ऑफरी। अगर सेलर है तो बायर होना चाहिए। सेलर के बिना बायर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और बायर के बिना सेलर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस को अवेल करने वाला भी कोई चाहिए। तो ये जब 2 पार्टीज़ आती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं, तो एटलीस्ट 2 पार्टीज़ चाहिए। सेकेंड वन इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसको हम लेमन टर्म्स में समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल राम प्रपोज्ड सीता फॉर मैरिज कि विल यू मैरी मी, और सीता ने कहा कि येस ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू। तो फिर ये शादी करते हैं। तो यहाँ पे राम ने एक ऑफ़र दिया सीता को विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय सीता एंड दे एंटर्ड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपको ऑफ़र करती हूँ कि क्या आप मेरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक 100 रुपीज़ में परचेज़ करेंगे, और आपने कहा हाँ ऑफ कोर्स मैं परचेज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑफ़र दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया और हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। और ऑफ़र खुद में एक वाइड टॉपिक है जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल स्टडी करेंगे। जो तीसरा एलिमेंट है वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसको हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो वहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए कि आप लीगल रिलेशनशिप में एंटर करोगे, आप इंटेंशन होना चाहिए। हमने देखा था कि सोशल एग्रीमेंट्स डोमेस्टिक सेटअप में ये इंटेंशन नहीं होता है, जिसके कारण वो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। बट वहीं पे कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में हमारा इंटेंशन होता है एक लीगल रिलेशनशिप में आने का, और वहाँ पे होता है कि अगर आप ब्रीच करते हो, अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है तो अपोजिट पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकती है, रेमेडी सीक कर सकती है। तो इंटेंशन के बारे में एक्ट साइलेंट है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इंटेंशन से रिलेटेड कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। बट इंग्लिश लॉ में ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपका इंटेंशन होना चाहिए टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप। और जहाँ पे एक्ट साइलेंट होता है वहाँ पे जुडिशरी का रोल आता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ बाल्फर वर्सेस बाल्फर। हम इंग्लिश केसेस डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर, यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ लंदन जाते हैं अपना हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, और वाइफ को वहाँ का एम्बियंस बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि अब मैं तो यहीं पे रहूँगी। हस्बैंड कहता है कि ठीक है आप वहीं रहिए और मैं आपको मेंटेनेंस और एक्सपेंस दूंगा, और ये इस बात पे हस्बैंड रिटर्न हो जाता है और वाइफ वहीं पे स्टे करती है। बट आफ्टर सम टाइम इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है, उनका डिवोर्स हो जाता है और हस्बैंड वो मेंटेनेंस देना बंद कर देते हैं। तो वाइफ इसके लिए एक क्लेम, एक सूट फाइल करती है अपने मेंटेनेंस को सीक करने के लिए। कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पे कहता है कि देयर वॉज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और लैक ऑफ इंटेंशन के कारण यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं। कि जब इनके बीच में बात हुई कि मैं आपको मेंटेनेंस दूंगा, एक्सपेंस दूंगा, आप वहीं पे रहिए, तो यहाँ पे किसी ने ये नहीं सोचा था कि हाँ अगर कभी मेंटेनेंस बंद हो जाएगा तो हम इसको एनफोर्स कराने कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। तो ये इंटेंशन नहीं था पार्टीज़ का। तो यहाँ से एक सेटल प्रिंसिपल आता है इंटेंशन का। नेक्स्ट केस लॉ है वो मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर। यहाँ पे भी एक हस्बैंड एंड वाइफ का केस है। तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करते हैं और फिर हस्बैंड वाइफ से एग्रीमेंट करता है कि आप इस क्रिमिनल कंप्लेन को विड्रॉ कर लीजिए, और अगर आप विड्रॉ कर लेती हैं मैं आपको मेंटेनेंस और एक्सपेंस दूंगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस। वाइफ वैसा ही करती हैं, वो क्रिमिनल केस को वापस ले लेती हैं और फिर
यहाँ पे इस केस में कोर्ट ऑफ लॉ कहता है कि यस, यहाँ पे इंटेंशन था, लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का इंटेंशन था दोनों पार्टीज़ का, इसलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड केस है वो है जोन्स वर्सेस पैडवेटन। जोन्स एक ओल्ड लेडी होती हैं जो कि विडो होती है और ये लंदन में रह रही होती हैं, और पैडवेटन इनकी बेटी होती है जो कि यूएसए में जॉब कर रही होती है और उनका एक छोटा बच्चा होता है, वो डिवोर्सी होती हैं। तो जोन्स अपनी बेटी को ऑफ़र करती हैं कि आप वापस आ जाइए और लंदन में रह के लीगल एजुकेशन को परस्यू करिए और यहीं प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको मेंटेनेंस दूंगी, एक्सपेंसेस दूंगी, और मैं आपको प्रॉपर्टी भी दूंगी। इनकी बेटी वैसा ही करती हैं, अपना इंडियन एम्बेसी का जॉब वहाँ पे छोड़ के अपने बेटे को लेके लंदन आती हैं और लीगल एजुकेशन परस्यू करती हैं। बट मिडवे ये अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं और दूसरी शादी कर लेती हैं। अब इन सब चीज़ों के कारण इनका और इनकी माँ के बीच में कुछ डिफरेंसेस अराइज होते हैं, जिसके बाद माँ इनको मेंटेनेंस देना बंद कर देती हैं और एक केस फाइल करती हैं टू वेकेट हर फ्रॉम द प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने खुद अपनी बेटी को दी थी। तो इस केस में कोर्ट कहता है कि जब पैडवेटन अपनी प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ के लंदन रिटर्न करती हैं, आती हैं, यहाँ पे लीगल एजुकेशन परस्यू करती हैं, यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करे ये लोग। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करती पैडवेटन को कि आप उस प्रॉपर्टी को वेकेट करें। सो इन 3 इंग्लिश केसेस के थ्रू एक सेटल्ड प्रिंसिपल बन गया है कि अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, एक वाइटल एलिमेंट है। यहाँ पे कुछ इंडियन केसेस भी हैं, बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल एंड कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस अब्दुल हसन मुल्ला मोहम्मद अली, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ इनको भी देखें। मूविंग अहेड, हम नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कस करते हैं, वो है कंसेंट। और कैसा कंसेंट? फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए दोनों पार्टीज़ का। अब ऐसा नहीं हो कि अगर कोई सपोज़ एक ए ने बी को प्रपोज़ किया शादी के लिए और कहा कि अगर आप मेरे से शादी नहीं करेंगी तो मैं आपके चेहरे पे एसिड फेंक दूंगा, फिर बी ने कहा कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं। तो इस केस में ये जो इनका कंसेंट आता है, बी का कंसेंट आता है, वो फ्री कंसेंट नहीं था, वो थ्रेटन किया लड़के ने लड़की को, तब लड़की ने हाँ बोला, तो दिस कंसेंट वॉज नॉट फ्री। फोर्थ एलिमेंट इज कंसेंट। यहाँ पे कैसी कंसेंट होनी चाहिए? इट शुड बी फ्री। ये सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है कि फ्री कंसेंट क्या होता है। तो फ्री कंसेंट तब होता है जब आपका कंसेंट कोerशन से ना लिया हो, वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, नो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो ये 5 एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जब आदमी वॉलंटरीली किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, एक्सेप्ट करता है, यस बोलता है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कंसेंट कैसा होना चाहिए? वहाँ पे बताया हुआ है कि इट शुड बी कंसेंसस एड इडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स इन द सेम सेंस, एग्रीइंग अपॉन सेम टर्म्स इन द सेम सेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपना घोड़ा बेचना चाहती हूँ, आपने कहा ठीक है कि मैं आपका घोड़ा परचेज़ करूँगा, और सपोज़ मेरे पास 2 घोड़े हैं, एक सफ़ेद और एक काला, और मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं आपको कौन सा वाला बेचना चाहती हूँ, और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं ख़रीदूँगा आपका घोड़ा। तो यहाँ पे हमने एग्री किया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट नॉट ऑन सेम थिंग, नॉट इन द सेम सेंस। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स लैक कर रहा है। अगर मैंने आपको ऑफ़र किया कि चलिए मैं आपको अपनी कार बेचती हूँ, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं अपनी रेड वाली कार की बात कर रही हूँ या मैंने अपनी वाइट वाली कार की बात की है, एम्बिगुअस टर्म्स पे बात हो रही है, और आपने कहा कि ठीक है मैं आपका कार खरीदूँगा। तो यहाँ पे भी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुए, हमने सेम चीज़ पे सेम सेंस में एग्री नहीं किया, तो यहाँ पे भी ये फ्री कंसेंट नहीं हुआ, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल होना चाहिए। लोग प्यार मोहब्बत में वादे करते हैं कि मैं तारे आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या ये बात जो आपने कही कि आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हो? नहीं, आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अगर एक साधु आपको सपोज़ कहे कि मैं कोरोना की वैक्सीन, या आप खा लीजिए इससे आपको कोरोना नहीं होगा, या मैं बताता हूँ कि कोरोना की वैक्सीन कब बन जाएगी, या कुछ भी ऐसा रैंडम प्रेडिक्शन जो कि एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, तो ये इन कॉन्ट्रैक्ट्स का परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे, तो जिन कॉन्ट्रैक्ट्स का परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है वो वैलिड नहीं है।
नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। ये सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। तो इसका तो दूसरा सवाल आता है कि कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, और इसका आंसर नेगेटिव में दिया हुआ है कि ये 4 कैटेगरीज के लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते हैं। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर अनसाउंड माइंड, यानी पर्सन हु इज़ डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एलियन एनिमी हो। एलियन एनिमी मतलब जिसके साथ हमारी कंट्री वॉर पे हो, उसको हम एलियन एनिमी बोलते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जो कि कॉम्पिटेंट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जो कि सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्क्राइब्ड है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका कोई पर्पज़ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो पर्पज़ आपका लॉफुल होना चाहिए। आप मान लो मैंने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज हम लोग इस बैंक को लूटने जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा पर्पज़ जो है वो लॉफुल नहीं है। और नेक्स्ट वन इज़ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो तो इन रिटर्न आपको मिलता है, समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो जो मूवी देखने का प्लेजर है वो हमारा कंसिडरेशन है, और जो हम टिकट के पैसे पे करते हैं वो उस सिनेमा हॉल ओनर का कंसिडरेशन है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए और वो लॉफुल होना चाहिए। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन ये 2 वाइटल एलिमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 23 में डिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक लिस्ट है जहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली बताया गया है कि ये वॉइड है। वॉइड का मतलब है दे लैक एनफोर्सिएबिलिटी, आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते हो। फॉर एग्जांपल वेजरिंग एग्रीमेंट्स, तो ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्रेसली कहा होता है कि ये रिटन फॉर्म में ही होने चाहिए, या फिर वहाँ पे कहता है कि ये चीज़ रजिस्टर्ड, ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। अदरवाइज़ अटेस्टेशन रिक्वायर करता है या सिग्नेचर ऑफ विटनेस रिक्वायर करता है। ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, और अगर इनकी ज़रूरत है और वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की हुई हैं तो वहाँ पे भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं फॉर्म होता है। सो दीज वर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। तो ये आज के लेक्चर का एक पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, और हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज़ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स का है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करने के। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिएबिलिटी, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। और इन तीनों ग्राउंड्स के बेसिस पे भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है कॉन्ट्रैक्ट में। तो आइए इस वैरायटी को भी टेस्ट किया जाए अब। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का है। सो द फर्स्ट वन इज़ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट बोल के ओरल फॉर्म में बाय वर्ड्स या तो रिटन फॉर्म में आप बनाते हो, वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वन इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड क्या होता है? एक्सप्रेस में तो आपने सामने वाले से पूछ लिया कि आप क्या मेरी ये किताब परचेज़ करेंगे, सामने वाले ने कहा कि हाँ ठीक है, वो एक्सप्रेस हो गया। या रिटन फॉर्म में आपने कहा कि हाँ आप क्या मुझे ये चीज़ें लेंड करोगे, उन्होंने कहा कि हाँ, तो ओरल या रिटन फॉर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एक्सप्रेस हो गया। और इम्प्लाइड कब होता है? जबकि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़। तो ये बेसिकली पार्टीज़ के कंडक्ट, जेस्चर, बिहेवियर से इन्फर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप टैक्सी स्टैंड पे जाते हो, वहाँ पे टैक्सी कहती है कि चांदनी चौक चिल्ला रही होती है, और आप जाके उस टैक्सी में बैठ जाते हो। तो भाई आपके कंडक्ट से
वो ऑटो वाला समझ जाता है कि हाँ इनको चांदनी चौक जाना है, और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। आपके बैठने से ही आपका ये जेस्चर जो है बैठने का, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। सो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड वन इज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज इम्प्लाइड बाय लॉ। ये जो ऑब्लिगेशन है ये लॉ क्रिएट करता है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता पार्टीज़ के बीच में। और यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई ऑफर होता है, ना ही कोई एक्सेप्टेंस होता है, फिर भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है और ये लॉ क्रिएट करता है। सेक्शन 68 to 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर्सन के लॉस के कॉस्ट पे किसी और पर्सन का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा प्रॉफिट जो किसी और को लॉस होने से एराइज हो रहा हो, वैसा नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं कि सपोज़ एक ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपके यहाँ 10 kg राइस डिलीवर करूँगा, और वो 10 kg की बजाय 15 kg डिलीवर कर देता है, बट उसको पेमेंट सिर्फ 10 kg का ही मिला है। तो ये बी की ड्यूटी बनती है कि जो एक्स्ट्रा 5 kg उसके पास आया वो उसको ए को रिटर्न करे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर ए और बी के बीच में बात हुई है किसी डिलीवरी की, और वो गलती से डिलीवरी सी के पास चली जाती है, तो ये सी का ऑब्लिगेशन है कि सी उसको रिटर्न करे, बिकॉज वो उसके लिए एंटाइटल नहीं है। उसके कारण किसी और पर्सन का लॉस हो रहा है, सी को तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सी का ऑब्लिगेशन है कि वो उसको रिटर्न करे। तो ये जो ऑब्लिगेशन सी के ऊपर क्रिएट हो रहा है रिटर्न करने का, दिस हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय लॉ। सो द नेक्स्ट वन इज ई कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 10A ऑफ IT एक्ट 2000 में दिया हुआ है। इसमें वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो कि डिजिटल मोड के थ्रू बनाए जाते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट हमारा अब तो डेली लाइफ का पार्ट है, हर चीज़ डिजिटल मोड पे जा रही है, तो हम सब इसको समझ सकते हैं। द नेक्स्ट ग्राउंड इज परफॉर्मेंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, contract has been divided into 5 categories. First one is executed contract. चलिए executed contract क्या होता है? Executed contract वो है, it is between 2 or more parties and it is said to be executed when the act or forbearance promised in the contract has been performed by one, both or all the parties. इसका मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों पार्टीज़ का ऑब्लिगेशन बनता है, दोनों पार्टीज़ अपना ऑब्लिगेशन फुलफ़िल कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मेडिकल स्टोर पे जाती हूँ, मैं वहाँ से कुछ मेडिसिन्स परचेज़ करती हूँ, मैं उसका पेमेंट कर देती हूँ। तो मैंने पेमेंट किया, मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे मेडिसिन दी, हम दोनों पार्टीज़ के ऑब्लिगेशंस वहीं पे फुलफ़िल हो गए। सो दिस इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के ऑब्लिगेशन फुलफ़िल हो चुके हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूटरी, इट इज़ इन मिडवे प्रोसेस में है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अनपरफॉर्म्ड ऑब्लिगेशंस रिमेन ऑन बोथ साइड्स और वेयर बोथ पार्टीज हैव कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है वो बाकी है। कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि जो ऑब्लिगेशन बनता है दोनों पार्टीज़ के पार्ट पे वो अभी भी कंटिन्यूड है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आजकल हम बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अमेज़ॉन से कोई भी चीज़ ऑर्डर की और हमने उसमें पेमेंट मोड कैश ऑन डिलीवरी रखा। अब जाहिर सी बात है, जिस दिन हमने ऑर्डर किया उसके 1 वीक बाद आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ के पार्ट पे जो ऑब्लिगेशन है वो आउटस्टैंडिंग है, अमेज़ॉन के पार्ट पे भी और मेरे पार्ट पे भी। जब वो सामान डिलीवर होगा तब मैं उसका पेमेंट करूँगी, तब ये कॉन्ट्रैक्ट में जो हम दोनों के ऑब्लिगेशंस है वो फुलफ़िल होंगे। बट प्रेजेंटली हम दोनों के ऑब्लिगेशंस आउटस्टैंडिंग हैं। सो दिस इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड वन इज़ पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऑब्लिगेशंस कुछ पूरे हो चुके होते हैं और कुछ बाकी रहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने ऑनलाइन डिलीवरी वाला एग्ज़ाम्पल लिया कि हम अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे हमने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन बताया था, तब वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज़ हमने वो पेमेंट ऑनलाइन कर दिया और फिर डिलीवरी 1 वीक बाद होती है, तो यहाँ पे एक पार्टी का जो ऑब्लिगेशन है परचेज़र का वो फुलफ़िल हो चुका है, बट जो दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी है जिसको डिलीवरी करनी है उसके पार्ट का ऑब्लिगेशन अभी भी बाकी है। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। फोर्थ वन इज़ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज़ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करने के लिए बाउंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लॉस्ट एंड फाउंड केसेस में रिवॉर्ड का ऐड आता है कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का वॉलेट खो गया, उन्होंने ऐड दिया है कि अगर किसी को मिलता है तो वो उसको 500 रुपीज़ देते हैं। तो यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो कि ऑब्लिगेटेड है उसको फुलफ़िल करने के लिए, बट जिस पार्टी ने ये ऐड दिया है वो ऑब्लिगेटेड है कि अगर कोई ये काम कर देता है तो उसको वो पे करना पड़ेगा, जो 500 का सम है रिवॉर्ड है वो उसको पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। द फिफ्थ वन इज़ बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है एंड दिस इज़ अपोजिट ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक म्यूचुअल प्रॉमिस होता है टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। सो इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। बहुत से बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही चीज़ होती हैं। मूविंग अहेड, द लास्ट हेडिंग इज़ एनफोर्सिएबिलिटी। तो एनफोर्सिएबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है। तो पहला है वॉइड एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। इट लैक्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वो माइनर के द्वारा किया हुआ हो, या किसी अनसाउंड माइंड ने किया हुआ हो, या अ पर्सन बार्ड बाय लॉ किया हुआ हो, अदरवाइज अनलॉफुल कंसिडरेशन हो, उसका जो पर्पज़ है वो लॉफुल ना हो। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वही पूरे नहीं हो रहे हैं, आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, कोएर्शन से लिया गया हो, गन पॉइंट पे किया हुआ हो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के आप एसेंशियल एलिमेंट्स ही लैक कर रहे हो, तो वो है वॉइड एग्रीमेंट। Next one is valid contract. So this is an agreement enforceable by law is a contract defined under section 2H of Indian Contract Act. तो जिसमें सारे essential elements होते हैं वो contract एक valid contract होता है। Next one is void contract. Section 2J में define किया हुआ है a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. अभी हमने देखा वॉइड एग्रीमेंट, सबसे पहला डिस्कशन था हमारा वॉइड एग्रीमेंट का, एंड दिस इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है कि वो एसेंशियल एलिमेंट्स ही लैक कर रहा होता है, तो दैट वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, जो कि मतलब एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। बट दिस वन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म यूज हियर इज़ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये वैलिड था और ड्यू टू सम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वो अब एनफोर्सिएबल नहीं रह गया है। कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सिएबल नहीं है, बट इनिशियल में वो एनफोर्सिएबल था। सो दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज voidable contract. Section 2I defines it, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is the voidable contract. तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ होती हैं, सपोज़ वो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं लिया हुआ है किसी पार्टी का, अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट या फ्रॉड से किया हुआ है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एग्रीव्ड पार्टी, जिसको लॉस हो रहा है या जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है, वो है एग्रीव्ड पार्टी। तो ये एग्रीव्ड पार्टी के हाथ में है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है या तो फिर एनफोर्स भी करा सकता है। वॉइडेबल टर्म हम रिलेट कर सकते हैं अवॉइडेबल से, मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एग्रीव्ड पार्टी अवॉइड कर सकती है,
तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अवॉइड कर दे इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो फिर उसको इन्फोर्स करा सकती है कोर्ट में। नेक्स्ट वन इज़ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई लीगल डिफेक्ट होता है, कोई टेक्निकल डिफेक्ट होता है जिसके कारण आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये कहा गया हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग, ये रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में नहीं है, अदरवाइज ये है कि रिक्वायरमेंट है कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, या अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, या विटनेस का सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, और ये जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, ये फुलफ़िल नहीं की हुई हैं, या वो टाइम बार्ड हो जाता है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ इल्लीगल एग्रीमेंट। ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, इसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है या लीगल एग्रीमेंट कहा जाता है। सेक्शन 23 अभी हमने एसेंशियल एलिमेंट्स में भी ये डिस्कस किया था कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर ये लैक कर रहा है तो दैट वुड बी इलीगल एग्रीमेंट। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आज, तो इससे आप अपनी बेयर एक्ट के साथ पढ़ें तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, हेल्पफुल लगे, वैल्यूएबल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।